तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फाइनली हम एक 4K वीडियो एडिटिंग सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 4K वीडियो एडिटिंग सिस्टम बना दो, 4K वीडियो एडिटिंग सिस्टम बना दो। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सर मैं एक वेडिंग वीडियोग्राफर हूँ तो मुझे एक एडिटिंग सिस्टम बनाना है, तो मुझे पार्ट्स सजेस्ट करो। तो ये वीडियो उन्हीं सब यूज़र्स के लिए है जिनको वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम बनाना है या जिनको 4K तक भी वीडियोज़ एडिट करने हैं। कम से कम बजट में, लिमिटेड बजट में हम एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आप वेडिंग वीडियोग्राफर हो या नेचर के वीडियो शूट करते हो, तो जहाँ कहीं भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको वीडियोस को एडिट करना है और आपका जो रिजोल्यूशन है वो 4K है और आप लंबी लंबी टाइमलाइन भी रेंडर करते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। अब इस वीडियो में जो सारे पार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो रेफरेंस के लिए है। तो जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है Ryzen 3600, इसको चेंज मत करना। उसके अलावा डेफिनेटली इसको भी चेंज कर सकते हो अगर आपको इससे बेटर कोई डील मिलती है या इससे बेटर कोई CPU मिलता है इससे कम प्राइस में या इसके आसपास के प्राइस में, जैसे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के भी एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी CPU मिलता है, तो डेफिनेटली आप उसको भी चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो पार्ट्स मिल रहे हैं या जिस प्राइस में मिल रहे हैं वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बिल्ड है उसके लिए जो CPU मैंने सिलेक्ट किया है ये Ryzen 3600 बहुत ही बढ़िया फिनोमिनल क्वालिटी का CPU है। ये ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार का CPU है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस पर डील चल रही है, इसकी वजह से इसकी प्राइस 9,500 में ये बहुत बढ़िया डील है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारी और भी साइट्स को खंगाल मारा है, इससे कम प्राइस में किसी भी साइट पर ये पर्टिकुलर CPU नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में, अगर आपकी ऑफलाइन मार्केट में इससे सस्ता मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ से ले लो डेफिनेटली। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो अमेजोन से तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया CPU है 3600। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं सर मुझे इससे ज़्यादा जाना है, तो आप डेफिनेटली 5600 है जो उसके साथ जा सकते हो, लेकिन बजट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतने पैसों में 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है और जितना परफॉर्म करता है 9,500 में, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है। अगर आपको 5600 के साथ जाते हो तो वो 13.5 में मिलता है, तो पैसे वहाँ पर बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बढ़ता है लेकिन पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना वो हमें दूसरे कंपोनेंट्स में डालने चाहिए। तो 9,500 में इससे बढ़िया CPU अभी मार्केट में कोई भी नहीं है। प्लस इसमें Gen 4 का भी सपोर्ट है। अगर हम 5500 भी सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो CPU है उसका परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें Gen 3 का सपोर्ट है। तो हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम में Gen 4 वाली SSD भी लगानी है और ग्राफिक्स कार्ड भी अगर हम चाहें तो Gen 4 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया है आगे वो Gen 3 वाला ही कार्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहो एडिशनली कि मुझे कोई Gen 4 वाला कार्ड लगाना है GPU, तो आप लगा सकते हो इस पर्टिकुलर बिल्ड के साथ, ठीक है, अगर ये CPU सिलेक्ट करते हो तो। अब बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर मुझे इंटेल में जाना है, तो इंटेल में इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जो CPU है वो है 12100F, ठीक है, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम 12100F की और 3600 का कंपैरिजन करें तो ये जो CPU है वो डेफिनेटली उसको बीट करता है प्राइस टू परफॉर्मेंस में और परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि वो 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU है। डेफिनेटली सिंगल कोर का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम गेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई भी वर्क सिनेरियो नहीं है जहाँ पर सिंगल कोर का परफॉर्मेंस मैटर करता है। हम CPU अगर कंपेयर करते हैं तो ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ उसको डेफिनेटली बीट करता है। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर CPU को सिलेक्ट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपको इससे बेटर कोई CPU मिलता है या इससे बेटर कोई डील मिलती है तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप ऐसा ही CPU सिलेक्ट करो जिसमें मिनिमम 6 कोर 12 थ्रेड हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ 4K वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन 6 कोर 12 थ्रेड हो, ज़्यादा नंबर ऑफ कोर काउंट थ्रेड काउंट हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की। हमने जो CPU सिलेक्ट किया है ना वो है Ryzen 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है। उसमें आपको PCI Express की जनरेशन 4 मिलती है, तो आपको डेफिनेटली उसके साथ ऐसा ही एक मदरबोर्ड लगाना चाहिए जिसमें आपको Gen 4 का सपोर्ट मिले, यानी कि Ryzen की 3rd जेन का जो सेकेंडरी चिपसेट है यानी कि B550, उसका आप कोई भी मदरबोर्ड लो, किसी भी कंपनी का, आपको जो भी सस्ता अच्छा मिल जाता है आपके बजट में। क्योंकि हमारा जो CPU का बजट है वो 9,500 है, तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपका मदरबोर्ड का प्राइस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 8,000 8,500 9,000 के आसपास कोई भी B550 वाला अच्छा मदरबोर्ड मिल जाता है तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। अगर 9,500 के आसपास भी है, जैसे कि इसकी प्राइस देख लो 9,800 है, तो भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक पैसा भी उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि जो आपकी CPU की प्राइस है उसके आसपास ही आपको मदरबोर्ड मिल जाए या उससे कम में मिल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, मतलब जैसे कि कोई 12-13 हज़ार का यहाँ पे हम मदरबोर्ड ले लेते हैं तो फिर वो बजट में सिस्टम नहीं बनेगा, हमारा बजट बढ़ जाएगा और यहाँ पे हम बजट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो B550 वाला कोई मदरबोर्ड लो, गलती से कोई B450 वाला मत लगा लेना, ठीक है। B450 का बायोस अपडेट करके भी आप Ryzen की जो 3rd जेन के सारे CPUs है उसको चला सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि B450 में आपको जो Gen 4 है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर बिल्ड में हम Gen 4 वाली बजट सेगमेंट की Gen 4 वाली SSD लगाने वाले हैं, तो ये भी कंसिडर करना। और अगर किसी को
किसी का मन है तो Gen 4 वाला ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं। हमने जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट किया है वो Gen 3 वाला ही है, आगे अभी ये बात करते हैं। लेकिन अगर किसी का मन है और किसी को एक अच्छी डील मिल रही है Gen 4 वाले कार्ड पे, तो अगर उसका मन है तो वो लगाना चाहे तो लगा भी सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपको B550 वाला ही मदरबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं रैम की। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम वीडियोस एडिट करेंगे, 4K वीडियोस एडिट करेंगे, तो 4K वीडियो एडिटिंग की जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 16 GB की एक रैम किट परचेज कर रहे हैं, जिसमें 8 GB के 2 मॉड्यूल है, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, CL16 की, मोर देन इनफ है, ठीक है। मेजॉरिटी कंडीशन में 16 GB की जो ये रैम है ना वो काफ़ी होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टाइमलाइन रेंडर करते हो और वहाँ पे ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको 32 GB के साथ भी जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली 10-12 मिनट या उसके आसपास के वीडियोज़ रेंडर करते हो 20 मिनट के अंदर भी, तो भी जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो 12-13 GB या 14 GB तक होती है। तो इसलिए मैं 16 GB यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी गलती से यहाँ पे आप 8 GB सिलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि एक नॉर्मल सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए 8 GB काफ़ी है। जैसे हमने बजट में 5600G वाला बिल्ड बनाया था, उसमें हमने 8 GB सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे तो पर्टिकुलरली हमें पता है कि वीडियोज़ एडिट होने वाले हैं और 4K वीडियोज़ एडिट होने वाले हैं, तो उसकी जो रॉ फाइलें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। और पूरा प्रोजेक्ट जब लोड होता है, फाइलें रेंडर करने, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेंडर करने के लिए रखते हैं, तो उस वक्त 13-14 GB अच्छी खासी रैम, मतलब जो प्रीमियर प्रो है या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो अच्छी खासी रैम की रिक्वायरमेंट होती है, रैम कंज्यूम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 16 GB की एक पूरी किट परचेज करेंगे, ठीक है, ना कि एक 16 GB का सिंगल मॉड्यूल, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और उसको भी ड्यूअल चैनल में डिवाइड किया जाए तो और भी बैंडविड्थ डबल हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम पूरी एक रैम किट परचेज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पता है कि आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर 32 GB की किट के साथ जा सकते हो, जिसमें 16 GB के 2 मॉड्यूल हो, जो कि अभी आपको इंडिया में 8 से 10 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर किट है 16 GB की, ये 4000 में सबसे सस्ती मुझे किट मिली है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें भी दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि ये वाला सिर्फ लुक में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, वही 3200 मेगाहर्ट्ज है, CL16 है, वो भी 4000 मिल जाएगी। और अगर आपको RGB में जाना है, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो पैसे एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, 1000 रुपये बढ़ जाते हैं, तो वो कहीं और हमें डालने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है तो आप RGB रैम किट के साथ भी जा सकते हो, वही है 16 GB की रैम किट है, 8 GB के 2 मॉड्यूल है, 3200 मेगाहर्ट्ज CL16, लेकिन सिर्फ RGB का सपोर्ट है, उसकी वजह से 1000 रुपये बढ़ जाते हैं, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन भी देख लो, ये भी 16 GB की किट है, 8 GB के 2 मॉड्यूल है, 3200 मेगाहर्ट्ज CL16 की किट है, वही प्राइस वही है 5000, लेकिन RGB का सपोर्ट है, इसके लिए थोड़े से यहाँ पे पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जाना चाहो तो सिंपल के साथ भी जा सकते हो, अगर आपको RGB में जाना है तो RGB के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 1000 रुपये भी बचा के हमें कहीं और डालने चाहिए, तो कम से कम बजट में हमारा एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पूरे सिस्टम बिल्ड का, जो कि है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड। जो मैंने यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट किया है बिल्कुल मिनिमल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, वो है 1650 4 GB वाला कार्ड है, जो कि अभी इंडिया में आपको 14 से 15 की रेंज में मिल जाता है। बहुत बढ़िया कार्ड है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है 4K वीडियो एडिटिंग की, उसके लिए काफ़ी है। मेजॉरिटी कंडीशंस में ये जो पर्टिकुलर वीडियो कार्ड है, GPU है, वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको पता है आपका कैमरा बहुत हाई एंड है, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें कैप्चर करता है, या आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी टाइमलाइन रेंडर करते हो, या आपका कैमरा का बिट डेप्थ हाई है, तो फिर हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा GPU की ज़रूरत पड़े। तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 1660 के साथ जाना या 1660 सुपर के साथ जाना। अब उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड जाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली किया हुआ है 4K वीडियो एडिटिंग, तो उससे ज़्यादा GPU की ज़रूरत नहीं पड़ती। CPU का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर GPU भी है आपका 14-15 हज़ार का, वो काफ़ी होगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो फिर आप 1660 के साथ जा सकते हो, लेकिन उससे बियॉन्ड जाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मेजॉरिटी कंडीशन में, 90% कंडीशन में ये पर्टिकुलर कार्ड है वो काफ़ी होगा। बहुत सारे लोगों को तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी अंडर वो ले सकते हैं। लेकिन जो 1630 है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इससे थोड़े से ही कम पैसों में वो मिल जाता है, जबकि परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। अगर 1630 आपको 10,000 के अंदर मिल जाता है कहीं से, ठीक है, वैसे मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी बाय एनी चांस मिल जाता है, तो एक वो वैल्यू ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसके साथ भी जाना। वो भी 4 GB वाला कार्ड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वीडियो एडिटिंग की जहाँ बात आती है, लेकिन अभी वो सही प्राइस में नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं किया है।
और इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया 1650, जो कि बहुत बढ़िया कार्ड है और हमारी कंडीशन के लिए परफेक्ट है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं SSD की। हमने जो CPU सिलेक्ट किया है और जो बोर्ड सिलेक्ट किया है, दोनों में ही Gen 4 SSD का सपोर्ट है। तो आपको इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए Gen 4 वाली SSD ही सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप हाई एंड, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हाई एंड SSD के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट की है वो ये पर्टिकुलर SSD है। 5300 में 500 GB की Gen 4 वाली SSD है। 5 GB के आसपास इसका रीड परफॉर्मेंस है और 4.5 GB के आसपास राइट परफॉर्मेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया है वो है इसका एंड्योरेंस, जो कि 850 टेराबाइट है। अगर आप इसको छोड़ के कोई दूसरी 1 टेराबाइट वाली SSD भी लेते हो, भले वो Gen 3 वाली हो या Gen 4 वाली हो, तो मेजोरिटी चांसेस है कि उसमें आपको 600 टेराबाइट का TBW मिलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर SSD है, ये Gen 4 की पहली जनरेशन की SSD है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है और स्पेशली जो इसका एंड्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता होगा, पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि Gen 4 की जो पहली जनरेशन की SSDs आई थी उनमें एंड्योरेंस बहुत अच्छा खासा मिलता था। तो ये 500 GB वेरिएंट में भी 850 टेराबाइट का एंड्योरेंस मिलता है। तो हमें पता है कि हम वीडियोस जो कैप्चर करते हैं, जो उसकी रॉ फाइल होती है कैमरे की, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो वहाँ पे हमें सेम टाइम पे एंड्योरेंस भी चाहिए और जो बैंडविड्थ है वो भी अच्छी खासी चाहिए, मतलब रीड एंड राइट परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। प्लस उसका जो एंड्योरेंस है या TBW है वो SSD जल्दी ख़राब ना हो, ऐसी SSD हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फाइलें राइट होने वाली है, बहुत सारा डेटा राइट होगा और जो नया डेटा जनरेट होगा, मतलब जो वीडियो रेंडर होगा, वो उसकी साइज़ भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, क्योंकि हम 4K की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये पर्टिकुलर SSD सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी 5300 में इससे बढ़िया SSD कोई भी नहीं है जो कि Gen 4 वाली हो, इसके जितना परफॉर्म करती हो और इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैच करे, ऐसी SSD अभी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी इस वीडियो को देख रहे हो और ये SSD डील में नहीं है, तो आप दूसरी डेफिनेटली एक अच्छी Gen 3 वाली SSD भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है। और जो Gen 4 वाली जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाली SSD होती है, यानी कि 7 GB को जो टच करे, अगर आपको वो भी कोई अच्छी प्राइस में मिल जाती है, जैसे मैं KC 3000 की बात करूँ, अभी आपको 10,800 में 1 टेराबाइट वाला मॉडल मिल जाएगा, उसमें आपको 800 टेराबाइट का TBW मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके साथ जाना है। अगर आपको 1 टेराबाइट कैपेसिटी में जाना है तो उसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये बजट सेगमेंट का हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं ये पर्टिकुलर SSD सेलेक्ट कर रहा हूँ। और डेफिनेटली हम इसके साथ एक बड़ी हार्ड ड्राइव भी 2 टेराबाइट की लगाने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी फाइलें, जो एक्स्ट्रा फाइलें होती है, जो हमारा दूसरा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए 500 GB वेरिएंट सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। तो जैसे मैंने कहा, SSD के साथ हमें हार्ड ड्राइव भी लगानी पड़ेगी, एक बड़ी सी, जिसमें हम जो सारा हमारा प्रोजेक्ट डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं करंटली, उसको तो हमें SSD में रखना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो प्रोजेक्ट का पूरा आर्काइव बनता है, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी बनती है, उसको सेव करने के लिए भी हमें एक बड़ी सी हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने 500 GB की ही SSD सिलेक्ट की है। अगर आपने 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की SSD सिलेक्ट कर ली है तो हो सकता है आपको हार्ड ड्राइव की एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपने कोई छोटी SSD सिलेक्ट की है तो डेफिनेटली आपको एक हार्ड ड्राइव भी चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे बजट सेगमेंट को कंसिडर करते हुए 2 टेराबाइट की WD की ब्लू ड्राइव सिलेक्ट की है। 7200 RPM वाली ड्राइव है, जिसका परफॉर्मेंस है वो 200 मेगाबाइट के आसपास रहता है, रीड एंड राइट बोथ। ठीक है, तो मैं बजट के हिसाब से 2 टेराबाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इससे भी बड़ी की ज़रूरत है, 4 टेराबाइट या 8 टेराबाइट, तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हो, थोड़ा सा आपका बजट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपने बजट, प्रायोरिटीज़, रिक्वायरमेंट सब कुछ देखते हुए आप सारे जो कंपोनेंट का सिलेक्शन है वो करना। ठीक है, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो हमने जो कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि 3600 वो 65 वाट TDP वाला CPU है, और जो 1650 है उसका भी पावर कंजप्शन इतना ज़्यादा हाई नहीं है। इनफैक्ट उसमें तो एडिशनल पावर देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको 6 पिन या 8 पिन कनेक्टर भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जो ऑन बोर्ड पावर मिलेगा, यानी कि PCI एक्सप्रेस से उसे पावर मिलेगा, वो भी उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसकी पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए टोटल जो सिस्टम की हमारी जो पावर कंजप्शन की नीड है वो 450 से 500 वाट ही होती है। लेकिन मैं फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रखते हुए, हेडरूम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 600 वाट का पावर सप्लाई। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई कंपोनेंट आप ऐड करते हो या मल्टीपल कोई कंपोनेंट ऐड करते हो या किसी कंपोनेंट को चेंज करते हो, GPU को चेंज करते हो या इवन CPU को भी चेंज करते हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं 600 वाट का ये जो पावर सप्लाई है सिल्वर स्टोन का, बहुत बढ़िया लग रहा है। 80+ वाट पावर सप्लाई है, जो कि अभी आपको 3000 में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि आपको उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है और जो मैंने कंपोनेंट बोले हैं वही आपको लेने हैं, तो आपके लिए 450 से 500 वाट का पावर सप्लाई भी इनफ होगा। जो अगर आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। और मेरी बातों से सहमत हो और फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रखना चाहते हो तो ये जो पर्टिकुलर पावर सप्लाई है वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं 3000 में 600 वाट का पावर सप्लाई है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं केस की। तो एज ऑलवेज मैं जो केस का सिलेक्शन है वो आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको जो पसंद हो, जैसा पसंद हो, आप केस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल वाला है। अगर कोई मेरी तरह सिंपल यूजर है जिसको सिंपल ऐसा कुछ पसंद है, मतलब ऐसा कोई RGB ऐसा कुछ नहीं पसंद है, तो वो सिंपल केस के साथ भी जा सकता है, जो कि आपको
2000 के आसपास मिल जाएगा, 2-2,500 में। ये बहुत बढ़िया केस लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल केस है जो कि आपको 2000 में मिल जाएगा, कम बजट में, लिमिटेड बजट में, बहुत बढ़िया केस है। अगर आपको ऐसा केस चाहिए कि जिसमें RGB फैंस लगे हों, टेम्पर्ड ग्लास हो, ऐसा कुछ चाहिए, तो आपको 3-3,500 के भी आसपास या मैक्सिमम 4,000 में आपको एक बहुत बढ़िया केस मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, केस का सिलेक्शन कंप्लीटली आप पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी रिसर्च करो, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, मैं इतनी कर रहा हूँ तो आपको बहुत बढ़िया केस, नॉर्मल केस अगर 2-2,500 मिल जाएगा और ये वाला होगा वो 3-3.5 या मैक्सिमम 4 में मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि मैंने जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट सिलेक्शन के पीछे का जो लॉजिक है वो भी समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने कहा, एज ऑलवेज मैं हर सिस्टम बिल्ड के वीडियो में कहता हूँ कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रेफरेंस के लिए हैं। इसमें आप दुनिया भर के मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको CPU चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, मदरबोर्ड में भी कोई आपको बेटर मदरबोर्ड मिलता है, कम प्राइस में मिलता है तो उसके साथ भी जा सकते हो। GPU कोई बड़ा लेना है या उससे छोटा कोई बहुत बढ़िया डील मिल जाती है तो उसके साथ भी जा सकते हो। रैम में अगर आपको बड़ी रैम चाहिए तो उसके साथ भी जा सकते हो। SSD में जैसे Gen 3 वाली लगानी है आपको बजट सेगमेंट की तो उसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपको Gen 4 की हाई एंड वाली लगानी है तो उसके साथ भी जा सकते हो। हार्ड ड्राइव बड़ी लगानी है या छोटी लगानी है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर एक 4K वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम बनाओ और उसको जो कंपोनेंट सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो कैसे जाता है या किस हिसाब से हमें सिलेक्ट करने होते हैं ना, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।